व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लेक्चर सेकंड ऑफ हिस्ट्री। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट्स जो हम कवर कर रहे हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में वो क्या है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, मिसलेनियस। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट्स रीड अ स्टोरी। एक लड़की थी एमा। लव्ड रनिंग, उसे रनिंग करना बहुत पसंद था, बट वॉज ऑलवेज द स्लोवेस्ट ऑन हर टीम। लेकिन क्या था कि वो अपनी टीम में हमेशा क्या होती थी? स्लोवेस्ट होती थी। डिस्पाइट लूजिंग एवरी रेस, दो वो हर एक रेस हार जाती थी, शी ट्रेन्ड टायरलेसली एवरी मॉर्निंग, फिर भी वो अपने आप को हर सुबह टायरलेसली ट्रेन करती थी। हर टीममेट्स ऑफन लाफ्ड, कि मतलब जो उसके टीममेट्स थे वो हमेशा हंसते रहते थे कि देखो ये तो जीतती भी नहीं है किसी रेस में। बट शी नेवर क्विट, पर फिर भी उसने कभी क्विट नहीं किया अपने आप पे। वन डे ड्यूरिंग द फाइनल रेस ऑफ द सीजन, एक दिन जब फाइनल रेस थी एक सीजन की, एमा रन फास्टर देन एवर। एमा जो थी उस दिन बहुत तेज दौड़ी और उस दिन वो जीत गई। हर persistence paid off, showing everyone that dedication and hard work can overcome any obstacle। कि मतलब अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी डिफिकल्टी को क्रॉस कर लोगे। आप कभी नहीं हारोगे, आप कभी ना कभी उसका आपको ज़रूर, उसका हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मोरल क्या है? देखो, कई बार ऐसा होगा कि शायद आपकी फैमिली आप पे गिव अप कर दे, आपके रिलेटिव्स आप पे गिव अप कर दे, फ्रेंड्स आप पे गिव अप कर दे, पर आपको खुद पे कभी गिव अप नहीं करना। खुद पे कभी गिव अप नहीं करना। आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको एक दिन ज़रूर पे करेगा और आप अपना कर लोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्लास। लेट्स, बिफोर स्टार्टिंग, कुछ टॉपिक्स है लास्ट के, कल की वीडियोस के, जो हम रिवाइज करेंगे। जैसे वो है, फर्स्ट इज पीरियड। ठीक है, पीरियड हमने क्या डिवाइड किया था? बाइपर्टाइट एंड टाइपर्टाइट। टाइपर्टाइट को दो पीरियड में डिवाइड किया गया था फर्दर, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। जो पीरियड था बाइपर्टाइट का, प्री हिस्टोरिक का, वो क्या था? 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब इस पीरियड में क्या था? ये जो पीरियड है ये प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक दोनों को कवर करता है। ये आगे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। तो प्री हिस्टोरिक क्या था? उन्होंने बोला था कि इस पीरियड में हमें कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिले, बाइपर्टाइट वालों ने। ठीक है, और जबकि हिस्टोरिक में क्या बोला कि 600 बीसी से लेके अभी तक हमारे पास जो एविडेंसेस स्टोर्ड है वो क्या है? हिस्टोरिक। अब टाइपाटाइट में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या था। ये दो पीरियड जो है, 3 लाख से 30 लाख से लेके 600 बीसी तक, ये कवर होते हैं प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में। तो इन्होंने प्री हिस्टोरिक को 30 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक रखा, और प्रोटो हिस्टोरिक को 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक रखा। इन्होंने बोला प्री हिस्टोरिक में कि हाँ, हमारे पास कोई एविडेंसेस है ही नहीं। प्रोटो हिस्टोरिक में इन्होंने बोला कि हमारे पास एविडेंसेस है, पर हम उन्हें डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। डेसिफर मतलब हम उन्हें ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हिस्टोरिक इज द सेम वन कि हमारे पास रिटन एविडेंसेस है और हमने उन्हें डेसिफर भी कर लिए। Let's move further with the topic chronology. तो जर्मन हिस्टोरियन
क्रिस्टोफ सेलरियस जो बोर्न हुए थे 1638 से लेके, ही वाज बोर्न इन 1638 एंड डाइड इन 1707 एडी, वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु गेव थ्री पीरियड्स। इन्होंने थ्री पीरियड्स दिए थे, कौन से? इन्होंने दिए थे एंशंट हिस्ट्री, ओके इन्होंने मेंशन नहीं किया, एंशंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन्होंने डिवाइड किया था period को into three. He divided history into after him. This tripartite division became standard for history writing और reading. इसके बाद क्या हुआ था कि जब इन्होंने डिवाइड किया तो ये ट्राइपर्टाइट डिवीजन जो है ये एक स्टैंडर्ड बन गया, मॉडल बन गया हिस्ट्री को राइट करने के लिए और उसे रीड करने के लिए। ठीक है, किसकी वजह से? क्रिस्टोफ की वजह से। अब फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फोर पीरियड्स। इंडियन हिस्ट्री को फोर पीरियड में डिवाइड किया गया। क्या? एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या हुआ था? अब ये क्या था कि ये बिगिनिंग थी हमारी, क्या थी? बिगिनिंग। सिक्स 647 AD, ठीक है, क्या था? ये हमारी स्टार्ट हुई थी लिथिक पीरियड से, लिथिक स्टोन से लेके कब तक? टू डेथ ऑफ हर्षा तक। फिर आता है मिडिएवल इंडिया। इसमें क्या था कि जब ये हर्षा की डेथ हुई उसके बाद जो प्लासे की बैटल हुई थी 1757, तो मिडिएवल हिस्ट्री, मिडिएवल इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कवर करती है। फिर आता है मॉडर्न इंडिया की, मतलब जो बैटल ऑफ प्लासे से लेके जो ग्लोबलाइजेशन तक थी, ठीक है, वो मॉडर्न इंडिया है। फिर पोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो हमारी 1991 से लेके टिल डेट तक है, वो हमारी आती है पोस्ट मॉडर्न इंडिया। वापस देखते हैं एंशियंट क्या है, लिथिक से लेके हर्षा की डेथ तक। फिर मिडिएवल क्या है, हर्षा की डेथ से लेके प्लासे की बैटल तक। मॉडर्न क्या है, प्लासे बैटल से लेके ग्लोबलाइजेशन तक। पोस्ट मॉडर्न क्या है, 1991 से लेके अभी तक, मतलब ग्लोबलाइजेशन से लेके अभी तक। अब आगे चलते हैं एंशियंट इंडिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया का करते हैं द बिगनिंग 1647 एडी। ठीक है, जब लिथिक और लिथिक पीरियड से लेके हर्षा पीरियड तक था वो पढ़ेंगे हम। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड ये क्या है? 30,000 BC से लेके 2500 BC तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से लेके 1750 BC तक। वैदिक कल्चर क्या है हमारा? वैदिक कल्चर इज इम्पोर्टेंट 1500 BC से लेके 322 BC तक। फिर आता है महाजनपदा पीरियड 600 BC से लेके 332 BC तक। फिर आता है मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड कब है? 322 BC से लेके 185 BC तक। पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड ये कब है? 185 BC से लेके 319 AD तक। गुप्ता पीरियड 319 AD से लेके 550 AD तक। और पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब जिसे आप वर्धना डायनेस्टी भी जानते हैं, 550 AD से लेके 647 AD तक। अब अभी आपको ये शायद एक बार बहुत मुश्किल लग रहा होगा इसे याद करना, पर अगर आप इसे एक दो बार अगर आप राइट करें और फिर वापस लर्न करें तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए, नोट ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब पीरियड्स। क्या है वो? लिथिक पीरियड जिसे हम स्टोन पीरियड भी मानते हैं, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक को हमने किस में डिवाइड किया है? तीन में। और वो क्या है? पहला है लिथिक, सेकंड है कॉपर, फिर है आयरन।
इन 3 पीरियड्स में हमने प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसे डिवाइड किया है। अब मिडिएवल पीरियड में अर्ली मिडिएवल पीरियड जो है वो 647 से लेके 1206 तक था। सल्तनत पीरियड 1206 से लेके 1526 तक, और मुगल पीरियड क्या है 1526 से लेके 1707 तक। स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, मर्केंटाइल फेज था, मतलब कि इसमें हम बोल सकते हैं कि सारा बिजनेस वगैरह इन सब की चीजें हो रही थी। 1757 से लेके 1813 तक। मेथड्स ऑफ ट्रेड एज डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें थी वो हो रही थी, तो ये मर्केंटाइल फेज था। ठीक है, सेकंड फेज में क्या होता है, इंडस्ट्रियल फेज था, जिसमें इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होना। ट्रेड ऑफ लेजीज फेयर फ्री ट्रेड, मतलब इसका लेजीज फेयर का मतलब ये होता है कि फ्री गवर्नेंस। फ्री गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी इसमें आप पे कोई भी बाहर ना हो, उसे बोलते हैं लेजीज फेयर। ठीक है, ये कौन सा पीरियड था इंडस्ट्रियल फेज का, 1813 से लेके 1858 तक का। फिर था थर्ड फेज फाइनेंशियल फेज, ये था 1860 से लेके 1947 तक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश ने जो थी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में। अब आगे करते हैं ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन्हें हम थोड़ा अ, इन्हें मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो रिंग फेंस पॉलिसी, अब 1757 से लेके 1813 का पीरियड समझते हैं। तो रिंग फेंस पॉलिसी पहले करते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी, इसमें क्या हुआ था कि अब ये पीरियड था, किस चीज का पीरियड था, कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल हुआ था, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी बैटल हुई थी प्लासी की, कब, 1757 में। तो इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, जो किंग थे, ठीक है, वो डिफीट हो गए थे। उनका नाम क्या था, नवाब सूरजजुद। तो इनका क्या था, ये डिफीट हो गए थे। तब जब ये डिफीट हुए, ठीक है, जब ये डिफीट हुए, तो अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया बंगाल का। अब इसके बाद एक पीरियड आया, वो था सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। ये कब था, 1830 से लेके 1858 तक। 1813 से लेके 1858 तक आइसोलेशन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंडर क्या था, कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, उन्हें अपना ये सबॉर्डिनेट बना के रख रहे थे। सबॉर्डिनेट, अब वो कैसे सबॉर्डिनेट बना के रख रहे थे, कि उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या थे, उनको अपने आप पे डिपेंडेंट करवा रहे थे। उनकी जो उनके ब्रिटिशर्स के जो मैन थे, वो उनकी प्रिंसली स्टेट्स की आर्मीज में भेज दिया करते, प्रिंसली स्टेट की आर्मी। और उनकी जो आर्मी थी उसे डिसबैंड कर दिया उन्होंने, जो प्रिंसली स्टेट की आर्मी थी उन्हें डिसबैंड कर दिया। तो अब क्या था, अब वो उनके ट्रुप्स के अंदर, जो उनका ट्रुप था उसके अंदर अगर ब्रिटिशर मैन होंगे, ब्रिटिश वाले लोग होंगे, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट कंट्रोल तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल तो है ना उनके पास। मतलब कि वो डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं कर रहे हैं, विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन उनके पास क्या था, कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट्स का। जैसे कि इसके अंदर
ये जो था मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट के अंदर जो ट्रूप्स थे उन्होंने अपने भेज दिए थे, ये इसको बोलते थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये किसने दिया था? बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इन्होंने दिया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की मतलब प्रिंसली स्टेट की जो आर्मीज हैं उसके उस ट्रूप्स के अंदर खुद के ब्रिटिश मैंस को भेजना। तो मतलब जितने, अब मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जो आर्मी थी प्रिंसली स्टेट की वो डिसबैंड कर दी, और जो ब्रिटिश ट्रुप थे वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दिए गए थे। ठीक है, ये 1830 से लेके 1850 तक, 1858 तक था आइसोलेशन पॉलिसी। फिर आती है थर्ड वन, ये सबॉर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से लेके 1935 तक। क्या है ये? सबॉर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। इसके अंदर क्या था, जैसे कि 1857 का जब रिबेलियन हुआ था, 1857 का जब रिबेलियन हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि सब लोग अगेंस्ट में हो गए थे ब्रिटिशर्स के। तो सॉरी, ये इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के सब लोग अगेंस्ट में हो गए थे, जो इंडियन से सब अगेंस्ट में हो गए थे। तो जो ब्रिटिश क्राउन है, उसने क्या किया? डायरेक्ट कंट्रोल लिया, डायरेक्ट कंट्रोल लिया। तो अब इन्होंने जो ये पॉलिसी लेके आए थे, इस पॉलिसी का क्या था मेन? अब ये फोकस कर रही थी किस पे? कि यूनिफाई करना है ब्रिटिश टेरिटरी को और प्रिंसली स्टेट्स को। पर अभी भी ये प्रिंसली स्टेट्स को क्या करना चाहते थे? सबॉर्डिनेट रखना चाहते थे अपने। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब तो अभी भी ब्रिटिशर्स देख रहे थे, इसलिए यहाँ पे वाइस रॉय अपॉइंट किया गया। वाइस रॉय अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आता है हमारा लास्ट, फेडरेशन पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसने क्या प्रपोज किया था? इसने ये प्रपोज किया था कि एस्टेब्लिशमेंट होगा किसका? इंडियन फेडरेशन का। एस्टेब्लिशमेंट होगा इंडियन फेडरेशन का। अब ये क्या इंक्लूड करेगी? इंडियन फेडरेशन ये इंक्लूड करेगी ब्रिटिश प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को। अब इसका एम क्या था? कि इंडियन ऑटोनॉमी, इन्होंने अभी भी इंडियन ऑटोनॉमी पूरी ना देकर ये क्या कर रहे थे कि एक तरह से बोल तो रहे थे हम इंडियन ऑटोनॉमी दे रहे हैं, पर फिर भी ये ओवरऑल कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कैसे कंट्रोल कर रहे थे? जैसे कि इन्होंने बोला कि हम क्रिएशन करेंगे किसका? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। और एक्सपेंड करेंगे, क्या एक्सपेंड करेंगे? इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर। और इनका एम क्या था? बाकी सेकंड एम कि प्रोविंसेस जो है उनके साथ प्रिंसली स्टेट्स मिलके सेल्फ गवर्नेंस करेंगे।
पर ये जो प्लान था इनका, ये फुली इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ फुली इम्प्लीमेंट? क्यों? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस ही ले ली थी इनसे 1947 के अंदर। तो इनका जो ये प्लान था ये रखा का रखा रह गया और हमने इंडिपेंडेंस ले ली। तो ये थी हमारी पॉलिसीज चार, जिसके अंदर हमने क्या देखा, देखो कि रिंग फेंस पॉलिसी जो थी 1757 से लेके 1813 तक, कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसके अंदर नवाज सूरजउद्दौला थे वो हार गए थे, और इस वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। कहाँ का? बंगाल का। ये फर्स्ट में मेन चीज है रिंग फेंस पॉलिसी में। फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, कि जो ब्रिटिश ट्रुप थे वो वहां पे दे दिए गए प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, और उनके जो खुद की आर्मीज थी उन्हें डिसबैंड कर दिया। तो डिसबैंड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है ना प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, पर इनडायरेक्ट कंट्रोल तो है ही अभी भी, है ना। और फिर आता है हमारा सब यूनियन, मतलब कि सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से लेके 1935 तक। इसके अंदर क्या हुआ था, 1857 का जो रेबिलियन था, तो उसमें इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स ले ली गई और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे वाइसरॉय अपॉइंट किया, किस लिए? कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख सके वो। फिर इसके बाद आई हमारी इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से लेके जो 1947 तक रही। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, इसने ये प्रपोज किया था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस रखेंगे और प्रिंसली स्टेट्स को रखेंगे। इनका एम तो ये था कि हम ये बोल के कि इंडियन ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन हमारा हाँ, मतलब ब्रिटिशर्स का सारा कंट्रोल अभी भी उन्हीं का रहेगा। तो अब ये क्या कर रहे थे इसके थ्रू, कि हम क्रिएशन कर रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, और एक्सपेंड कर देंगे इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट्स में। पर इनका जो ये प्लान था वो रखा का रखा रह गया, क्योंकि हमने हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस ले ली थी 1947 में। ठीक है। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी और इक्वल फेडरेशन पॉलिसी, इनकी ये कहानी थी। अब आते हैं नेशनल मूवमेंट में। तो नेशनल मूवमेंट का क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस कौन सा था, वो 1885 से लेके 1905 तक, मतलब मॉडरेट था वो। सेकंड फेज कब था, 1905 से लेके 1917 तक, जब इसमें एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था वो था। थर्ड फेज में जो हम गांधीयन एरा मानते हैं, जिसे 1917 से लेके 1947 तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कि हमारा एंशियंट इंडिया, हमारे सोर्सेज क्या रहे हैं। ठीक है, हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है, हमारे लिटरेरी सोर्सेज क्या है, इन्हें देखते हैं। द सोर्सेज दैट के द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम, जो हमें सोर्सेज इंफॉर्मेशन दें किसकी, पास्ट टाइम की, किसकी, पास्ट टाइम की, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज बोलते हैं उन्हें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, दो टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, क्या है वो, एक है लिटरेरी और एक है आर्कियोलॉजिकल। एक है लिटरेरी, एक है आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, कंपेयर टू लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिक सोर्सेज आर बिलीव टू बी मोर रिलायबल। इन्हें हम मोर रिलायबल मानते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज देम, क्योंकि आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हम इन पे रिलाई करने से अच्छा इन पे रिलाई करते हैं। दैट्स व्हाई एज हिस्टोरिकल एविडेंसेस द आर्कियोलॉजिक सोर्सेज टेक प्रेसिडेंस ओवर लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, कि मतलब अगर मैं पूछूं कि विच वन इज हैविंग मोर वेटेज, तो वो आर्कियोलॉजिक सोर्स है जिसका ज्यादा वेटेज होगा लिटरेरी सोर्स के अबव। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया, कि एंशियंट इंडिया को जब आपको स्टडी करना है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले हमने हिस्टोरिकल को दो में डिवाइड किया, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, फिर हमने लिटरेरी को ही दो में डिवाइड किया, दैट इज इंडिजीनियस एंड फॉरेन। इंडिजीनियस सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब इंडिजीनियस को इन्होंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, रिलीजियस एंड सेकुलर। किसमें? रिलीजियस एंड सेकुलर। पहले हमने इंडिजीनियस और फॉरेन में डिवाइड किया।
उसके बाद इंडिजीनियस में हमने दो में डिवाइड किया, दैट इज ब्राह्मणिक टेक्स्ट, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, सेकंड इज सेकुलर टेक्स्ट। अब जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं आपके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ गए, जैन टेक्स्ट आ गए, ठीक है। सेकुलर टेक्स्ट में आपके क्या होते हैं, इसके अंदर हिस्टोरिकल इंक्लूडेड होते हैं, और बायोग्राफिकल। अब ब्राह्मणिक टेक्स्ट जो है, ये वाले जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। अब श्रुति टेक्स्ट क्या होते हैं और स्मृति टेक्स्ट क्या होते हैं। श्रुति का मतलब जो आपने सुना हो, ठीक है, श्रुति मतलब जो आपने सुना हो, हर्ड किया हो, ठीक है, जो आपको रिवील हुए हैं, वो होते हैं हमारे श्रुति टेक्स्ट। मतलब कि जैसे आपके पहले क्या होता था, गुरुकुल होता था, तो उसमें गुरु जो होते थे वो बताते थे, रिवील करते थे, तो वो उनके शिष्य ने क्या किया, उसे सुना है, तो वो क्या है, श्रुति। फिर आता है स्मृति। स्मृति मतलब कि अब जो गुरु जी ने बोला वो हमने याद करके, हमें जो याद आ रहा है, रिमेम्बर कर रहे हैं, वो होता है स्मृति, रिमेम्बर करना, ठीक है, रिमेम्बर करके हमने लिखा, वो है स्मृति। श्रुति के अंदर क्या आता है, संहितास और वेदास, ब्रह्मांडस, अर्यांकस और उपनिषद, ये आते हैं हमारे श्रुति के अंदर। स्मृति के अंदर जो हमें याद रह गए, वेदांगा, सूत्रास, स्मृतिज, एपिक्स। एपिक्स जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये सब क्या है, ये स्मृति है जो हमें याद रह गए हैं, रिमेम्बर। देयर आर फोर संहितास और वेदास। चार तरह के संहिता और वेदास होते हैं, क्या है वो, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अर्थवेदा। क्या बोला मैंने, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्वा वेदा, ठीक है, ये आपके फोर वेदास हैं। जो संहिता वेदा है, कंपोजिंग टाइम, कंपोजिंग रीजन, की वो संहिता वेदा, देखो संहिता वेदा में मैंने आपको क्या बताया, चार तरह के, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अर्थवेदा, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं अभी, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा। जो पहले हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, फिर यजुर, साम, अर्थवेदा, इन दोनों को, इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। जो ऋग्वेदा था वो कब था, उसका टाइम क्या था, 1500 BC से लेके 1000 BC तक, ठीक है। और इसका क्या था, ये कंपोजिंग रीजन कौन सा था इसका, सप्ता सैंधव रीजन, कौन सा, सप्ता सैंधव रीजन। फिर आता है यजुर, साम, अर्थवेदा, ये हमने ऋग्वेदा के बाद आए, ये क्या थे, 1100 BC से लेके 600 BC तक। तो ये क्या था, कुरु पंचाला रीजन, कौन सा, कुरु पंचाला रीजन, इसका कंपोजिंग रीजन क्या था, कुरु पंचाला रीजन। अब क्या है, वेदास थ्रोज मोर लाइट ऑन रिलीजियस। वेदास किस पे लाइट डालते हैं, हमारे रिलीजियस पे डालते हैं, सोशल में डालते हैं और इकोनॉमिक लाइफ में डालते हैं। एंड लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल, लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस। कि मतलब पहले के टाइम में जो लोगों की रिलीजियस लाइफ होती थी, सोशल होती थी, इकोनॉमिक होती थी, उस पे लाइट थ्रो करता है, ना कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी आर्यंस की, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, ऋग्वेदा एंड अर्थवेदा हैव मोर इम्पोर्टेंस देन यजुर्वेदा एंड सामवेदा। मतलब कि इसने क्या बोला, कि जो ऋग्वेदा है और अथर्वा वेदा है, उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और कम किसकी है, यजुर की और सामवेदा की, इनकी कम इम्पोर्टेंस है। द कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्रह्मांडास 1000 BC से लेकर 600 BC तक। सप सहापथा, ब्रह्मांडा थ्रोज लाइट ऑन गंधर्व, शाल्या, केकाया एक्सेट्रा। कि मतलब जो ब्रह्मांडस का टाइम था 1000 BC से लेकर 600 BC तक, ये किस किस पे थ्रो लाइट करता है, गंधर्व पे, शाल्या पे, केकाया पे, इन सब पे। नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड कुरु, शाल्या, कुरु ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया,
पंचाला, कोशाला, विदेहा स्टेट्स ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इन सब पे वो लाइट डालता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है। हम्म द कंपोजिंग टाइम ऑफ आर्यंस, कंपोजिंग टाइम ऑफ आर्यंस क्या है? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। क्या मैंने बोला? कंपोजिंग टाइम ऑफ आर्यंस 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्यकाज इज नेग्लिजिबल। ठीक है। द कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद, आप सिर्फ इसे ऊपर ऊपर से रीड कर लो, इनका थोड़ा थोड़ा टाइम देख लो, दैट इज सफिशिएंट। द कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद इज कि 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक। द बेस्ट लर्निंग ऑफ उपनिषद, जो इनकी बेस्ट लर्निंग थी वो क्या थी? पारा विद्या, स्पिरिचुअल लर्निंग। मतलब पारा विद्या मतलब क्या होता था? स्पिरिचुअल लर्निंग। पारा विद्या वो क्या है? spiritual learning. The aim of line is merging the individual soul into the word soul, which is known as paravidya. कि मतलब इंडिविजुअल की सोल को वर्ड की सोल के अंदर, ठीक है, मर्ज कर देना, इसे क्या बोलते हैं? पाराविद्या, स्पिरिचुअल लर्निंग। द कंबाइंड स्टडीज ऑफ, अगर ब्रह्मांड और उपनिषद की कंबाइंड स्टडी होती थी जो प्रोवाइड करती थी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिम्बिसार। ठीक है, जो कंबाइंड स्टडी थी क्या? ब्रह्मानस की और उपनिषद की, क्या प्रोवाइड करती थी? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिम्बिसार। ठीक है, यहाँ से लेके जो इनके स्टडी थी इनकी ब्रह्मानस के उपनिषद की, क्या प्रोवाइड करती थी? इंफॉर्मेशन परीक्षित किंग से लेके बिम्बिसारा किंग तक। द कंपोजिंग टाइम ऑफ वेदांगास, अब जो ये कंपोजिंग टाइम था वेदांगास का, ये क्या था? 600 बीसी से लेके 200 एडी तक। द वेदांगास थ्रोज लाइट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृति, स्मृति का क्या था? क्या था स्मृति का? आप बताएंगे। वेरी गुड, स्मृति का क्या था? रिमेम्बर करना, है ना? तो रिमेम्बर, द कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृति इज 600 BC to 600 AD। द स्मृतिज प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोवाइड करती थी ये? नॉलेज किसकी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी थ्योरीज की, कस्टम्स की, किंग्स के राइट की, ड्यूटीज उनकी, किंग्स के रिलेशन उनके दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये बताती थी। फिर उसके बाद आता है द कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स, जो एपिक्स थे हमारे रामायण और महाभारत। रामायण एंड महाभारत इज 400 BC to 400 AD। जो रामायण थी वो वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि जो जीव जो थे उन्होंने लिखी थी। अब उसके अंदर वो क्या करते थे? ही थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया, कि उस टाइम में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, रिलीजियस कंडीशन थी इंडिया की, उसके ऊपर वो थ्रो करते हैं लाइट। ये जो बुक है इनकी क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन and development of जनपाद्स। Besides this, it mentions the यवनास जो ग्रीक्स थे और साकास जो सिंथियन थे, उनके बारे में ये लोग इस मतलब जो रामायण थी उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था। फिर आती है महाभारत। महाभारत के अंदर जो वेद व्यास जी थे उन्होंने लिखी थी। इसके अंदर उन्होंने फिर से पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम उस पर लाइट थ्रो करते हैं। इट इज द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वॉर विच इज फॉट अराउंड 950 BC में, वो जो वॉर हुई थी उसके ऊपर बिटवीन द कौरवा एंड पांड्यास। ठीक है, अब उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में ये बताती है, कौरव और पांडव के बीच में। दी महाभारत क्लेम, महाभारत क्या क्लेम करती है? यन भारते तन भारते, मतलब कि विच इज नॉट इन महाभारत। अगर कोई चीज आपने मतलब उस पे महाभारत में मेंशन नहीं हुई है तो हम इसका मतलब कि वो भारत में नहीं पाया जा सकता, इंडिया में नहीं पाई जाएगी, भारत में नहीं पाई जाएगी। गिरिव राजा थी, जो गिरिव राजा थी, अब देखो यहाँ पे क्या था, वो कैपिटल थी कहाँ की? मगध की। इज मेंशन्ड इन इट। द महाभारत इन्फॉर्म्स दैट पंचाला स्टेट was in existence of time of Mahabharat. Beside this is also mentioned the Huns and the Yavanas and Sakas. अब हुन क्या था? ठीक है,
हुन, ये इसकी वजह से लेड टू डिक्लाइन, किसका डिक्लाइन? ऑफ गुप्ता, गुप्तास का जो डिक्लाइन था वो यहाँ से हुआ। इनका जो फेमस रूलर था हुन्स का, वो कौन था? जो याद करने वाली चीज है, ठीक है, उनका नाम था मीराकुला, मिहिराकुला, MIHIRAKULA, ये इनका फेमस एक किंग था हुन्स का। इसके बारे में मेंशन किया। फिर यवनास के बारे में मेंशन किया। यवनास क्या होते थे कि ये ग्रीक ओरिजिन होते थे, ठीक है। यवनास क्या थे? ग्रीक ओरिजिन थे। और ये कब आए थे इंडिया में? जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे विक्ट्री पाई थी, ठीक है, तब आए थे यवनास। और साकाज आपको पता है ये सिंथियंस थे। और अगर मैं बात करूं पंचाला की, ठीक है, तो पंचाला क्या था? एक नॉर्थ पंचाला था, एक साउथ पंचाला था। इसके बारे में वो बताते हैं, महाभारत के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है। द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण्स, अब कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण्स के बारे में पढ़ते हैं। 400 BC से लेके 400 AD तक द पुराण्स थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू गुप्ता पीरियड। अब जो पुराण है वो किस पे लाइट थ्रो करते हैं? कि जो बिगनिंग से लेके गुप्ता पीरियड तक था उस पे लाइट थ्रो करते हैं पुराण। जनरली पुराण है 5 सेगमेंट, पुराण के अंदर 5 सेगमेंट है। क्या? सारगा, सारगा मतलब कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। प्रतिसारगा, प्रतीक सारगा मतलब कि अगर क्रिएशन हो गया यूनिवर्स का, फिर रिक्रिएशन कैसे हुआ। फिर वामसा, वामसा मतलब जेनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस, जो भगवानों के बारे में, उन सब के बारे में, वो वामसा है। फिर मनवंतर, मनवंतर मतलब इपोच ऑफ मनु। फिर आता है वानसानुचरितम, मतलब कि नरेटिव्स ऑफ एंशियंट डायनेस्टीज, जो एंशियंट डायनेस्टीज के ऊपर नरेट किया गया था, बताया गया था कि कैसे क्या होती थी, उन्हें हम बोलते हैं वांसानुचरितम, वांसानुचरितम। इन विच ओनली वांसा वांसानुचरितम इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर हमें सिर्फ वांचा वानसनुचरितम ये याद रखना है। अनफॉर्चुनेटली वानसचरितम आर नॉट फाउंड इन एवरी पुराण, ये हर एक पुराण में नहीं पाई जाती है। द ओनली पुराण दैट हैव वानसचरितम्स आर मत्स्य, भगवत, विष्णु, वयु, ब्रह्मा, भविष्य, गरुड़ पुराण, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने क्या बोला कि इन्हीं के अंदर ये आप वंशुचरितम ये पा सकते हैं, कि मतलब जिसके अंदर एंशियंट डायनेस्टिक्स का मेंशन किया हुआ है। फिर आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है? ये डिवाइड किए गए हैं दो में। क्या? कि पाली टेक्स्ट और अनुपलित टेक्स्ट। बुद्धि टेक्स्ट किसमें? पाली टेक्स्ट और अनुपलित टेक्स्ट। फ्रॉम पल्ली टेक्स्ट त्रि त्रिपिटका, त्रिपिटका, दीपवंशा, महावंशा, मिलित पन्नो, मिलिंद पन्नो एक्सेट्रा important. Milind Panno is very important here. I'll tell you afterwards how. The Tripitaka is the earliest and the most important text from Pali text. The Tripitaka contains Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. अब जो विनाया पिटाका था और सुत्ता पिटाका था, ये क्या थे? कंपाइल्ड इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। क्या हुए थे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कंपाइल हुआ था। जो विनाया और सुत्ता पिटाका जो टेक्स्ट थे, ठीक है, ये कब कंपाइल हुए थे? ये कंपाइल हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कब हुई थी? 483 BC में। तो उस टाइम क्या कंपाइल किया गया था? विनाया पिटाका और सुत्ता पिटाका को, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी ये? राजगीरा, बिहार में। फिर आती है कौन सी? अभिधम्मा, अभिधम्मा पिटाका, ठीक है। ये कब हुई थी? वॉज कंपाइल्ड इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हुई थी 250 BC में। 250 BC में हुई थी
और कौन सी थी ये? अभिधम्मा। अभिधम्मा पिटाका कब हुई थी? 250 बीसी में हुई थी। और कौन सी थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो त्रिपिटाका थे, ठीक है, त्रिपिटाका क्या था? त्रिपिटाका थ्रोज लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम एंड सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। कि जो क्राइस्ट के पहले जो सेंचुरीज थी और जो उस टाइम की सोशल रिलीजियस लाइफ थी, उस पे ये लाइट थ्रो करती है। कौन? त्रिपिटाका। त्रिपिटाका लाइफ बिफोर क्राइस्ट। Vinaya Pitaka contains disciplinary rules and regulation for leading a monastic life। कि इसके अंदर क्या है? विनायक पिटाका में क्या था कि डिसिप्लिनरी रूल्स थे, रेगुलेशन से जो लीड करने के लिए जरूरत है मोनेस्टिक लाइफ को। सुत्ता पिटाका, जो सुत्ता पिटाका, और मैंने आपको क्या बताया, विनायक और सुत्ता पिटाका हमने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया था। वो विनायक क्या बता रहा था? डिसिप्लिनरी रूल्स के बारे में। सुत्ता पिटाका क्या बता रहा था कि ये बोलते कि एक लार्जेस्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था अमंग त्रिपटका। Ambata Sutta of Dignikaya of Sutta Pitaka contains the earliest known description of the pride of Kshatriya for blood purity. Anguttara Nikaya of Sutta Pitaka contains the list of 16 Mahajanpad. Jataka of Kudaka निकाया ऑफ सुत्ता पिटाका कंटेन्स 549 फोल्क टेक्स, मतलब कि इसके अंदर कहानियां बताई गई हैं ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। इसके अंदर गौतम बुद्धा की जो 549 टेल्स हैं, ठीक है, कहानियां हैं, वो बताई गई हैं। द कंपोजिशन, द कंप्लाइशन, मतलब इनको जब कंपाइल किया गया ऑफ जटाका हैड बिगन इन फर्स्ट, ये कब स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुई थी कंपाइल करना। दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम सीनरीज कार्व्ड ऑन द रेलिंग ऑफ भरुतवा भरुता एंड सांची स्तूपास। The verse of Jataka is older than the prose part. The completion of verse part of the Jataka has had been completed up to 2nd century AD. Though Jataka is a religious and cultural text, it throws sufficient light on social and economic condition of that time. अगर मैं इसका आपको वो बताऊं, जस्ट बताऊं, पूरा कंक्लूड करके बताऊं, तो ये ऐसे होगा कि सुत्ता पिटाका क्या है? सुत्ता पिटाका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है किसके बीच में? सबसे ज्यादा त्रिपटका के बीच में। अब इसके अंदर सुत्ता पिटाका में क्या था? एक अम्भाता था, अम्भाता, अम्भाता सूटा था, मतलब सूटा के फर्दर पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर क्या बताया जाता था? क्षेत्रियास के बारे में। इसके बारे में क्या बताता है? अम्भाटा सूटा किसके बारे में बताता था? क्षेत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी, इसके बारे में बताया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंगुत्रा। अंगुत्रा के बारे में क्या है? इसके बारे में बताया जाता है 16 महाजनपद के बारे में। फिर आता है जटाका, ठीक है, जटाका। इसके अंदर क्या बताया गया था? जटाका ऑफ खुडाका निकाया, इसके अंदर थी 549 कहानियां। किसके बारे में? कि बुद्धा का जो प्रीवियस बर्थ था उसके बारे में, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं। सुट्टा पिटाका सबसे इम्पोर्टेंट थी। त्रिपाटका के बीच में पहला था सूटा के। अगर मैं सूटा पिटाका के अगर मैं फर्दर कैटेगराइजेशन करूँ तो अम्भाटा सूटा, उसके अंदर क्षेत्रियस के बारे में था। अंगुत्रा उसके बारे में किसके अंदर था? 16 महाजनपद के बारे में था। जटाका के अंदर 549 टेल्स थी, किसकी? बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की।
फिर आगे चलते हैं, अभिधम्मा पिटाका। अभिधम्मा पिटाका क्या था? डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इन स्कॉलिस्टिक मैनर। ठीक है, स्कॉलिस्टिक मैनर के अंदर जो डॉक्ट्राइन्स हैं उसकी उनकी बुद्धा जी की, वो इसके अंदर बताई गई थी, अभिधम्मा पिटाका। फिर आता है दीपवंशा। दीपवंशा के अंदर क्या आता है? 4th सेंचुरी एडी। महावंशा 5th सेंचुरी एडी। दीपवंशा जो थी 4th सेंचुरी एडी की बात करते हैं, महावंशा जो है 5th सेंचुरी एडी की बात करते हैं। हैड बीन कंपाइल्ड इन श्रीलंका। ये कहाँ पे कंपाइल किए गए थे? श्रीलंका में। कौन कौन से? दीपवंशा और महावंशा। महावंशा और दीपवंशा ये कंपाइल किए गए थे। दीपवंशा जो थी ये 4th सेंचुरी का था, महावंशा जो था ये 5th सेंचुरी के थे, और ये कंपाइल्ड किए गए श्रीलंका में। दो दीज टेक्स्ट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, दे थ्रो लाइट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। दो ये, अगर मैं ये बोलूँ कि वहां पे कंपाइल किए गए हैं, तो ये उसी के ऊपर थ्रो कर रहे होंगे लाइट, तो मतलब मेजर पार्ट तो वहीं का कवर कर रहा होगा ना, श्रीलंका का। पर इसके अंदर फिर भी ये क्या थ्रो करते हैं लाइट, किस पे? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे। स्पेशली देर आर वेरी हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन हिस्ट्री को अगर मैं बोलूँ कि मौर्यन हिस्ट्री के अंदर हमारी हेल्प हुई, तो वो कहाँ से हुई? इसके दीपवंशा और महावंशा के टेक्स्ट की वजह से। फिर इसके बाद आता है ओरिजिनली मिलिंद पन्नो। ठीक है, मिलिंद पन्नो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद इज अ डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंद आइडेंटिफाइड एज मिलिंदर एंड द इंडो ग्रीक रूलर एंड बुद्धिस्ट मॉब नागासेना। अब इसके अंदर मिलिंद पन्नो जो आपको मैं बता रही हूँ ना, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये इसके अंदर बुक के अंदर क्या है, एक ये जो डायलॉग है, ये एक किंग था मिलिंद, उसके बारे में, और जो उसकी कन्वर्सेशन हुई नागा सेना के साथ, उसके बारे में। मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद रूलर थे वो नागा सेना से मिलके बिल्कुल चेंज हो गए थे, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड एज नागार्जुना, जो नागर सेना थोड़ा नागार्जुना भी बोला जाता था, ऑन फिलोसफिकल मैटर, but it throws suffic light on religious, social and economic life of नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये किस पे लाइट थ्रो करता है मिलिंद पेन्नो, कि रिलीजियस सोशल लाइफ कैसे होती है, इकोनॉमिक लाइफ कैसे होती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो इधर वाला एरिया है, सॉरी, इधर वाला एरिया है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो जो इधर वाला एरिया है, इस पे कौन सी? मिलिंद पन्हो जो टेक्स्ट है वो लाइट थ्रो करती है। ठीक है, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम इज मेंशन्ड ओकेजनली इन इट। उस टाइम का जो पॉलिटिकल टाइम है वो उसके अंदर ओकेजनली मेंशन किया जाता है। द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज लाइवली डिस्क्राइब्ड इन इट। उसके अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है, कि जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का वो अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अमंग अनुपलित टेक्स्ट, अनुपलित टेक्स्ट के अंदर क्या है? संस्कृत टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट। दिव्यावदन, आर्य आर्य मंस आर्य मन आर्य मंजूष मुल्पा। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। ललित विस्तर एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो जो अनुपलित टेक्स्ट है उसके अंदर कौन कौन से हैं? उसके अंदर संस्कृत टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट आते हैं। उसके जो टेक्स्ट के अंदर भी दिव्यावदन, आर्यमन और ललित विस्तार टेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कि इसका जो डिवाइड किया, जो इसकी कैटेगरी है अनुपलित टेक्स्ट की, दिव्यावदन, ये क्या कंटेन करती है? कंटेन करती है स्टोरीज ऑफ मौर्यन किंग। किसकी स्टोरी होती है इसके अंदर? मौर्यन किंग की, शुंगा किंग की, पुष्यमित्रा शुंगा की, और लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा की। ठीक है, दिव्यावदन इसके अंदर। फिर आता है पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मौर्यन पीरियड। जो पॉलिटिकल इवेंट्स है प्री मौर्यन पीरियड के, टू वर्धना पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड थे कहाँ से लेके कहाँ तक? वर्धना पीरियड तक, हर्षवर्धना के, आर डिस्क्राइब्ड इन आर्य मंजुश्री मुल्कप्पा। इसके अंदर ये दिखाता है इस पीरियड को, प्री मौर्यन पीरियड से लेके वर्धना पीरियड तक। फिर आता है ललित विस्तार। ललित विस्तार किसके बारे में बताता है? गौतम बुद्धा के जो एक्ट थे, ठीक है,
along with religious and social condition of that time, इसके बारे में ललित विस्तार बताता है। तो मैं अगर आपको इसकी एक समरी दूं अनुपलित टेक्स्ट की, अनुपलित टेक्स्ट, तो ये क्या कवर कर रहा था? संस्कृत टेक्स्ट प्लस अदर टेक्स्ट। ठीक है। अब अनुपलित को हमने कितने में डिवाइड किया था? 3 में। जो इसका टेक्स्ट है दिव्यावदान, दिव्यावदान, वो किसके बारे में बताता है? वो मौर्यन किंग्स के बारे में बताता है, जो लेटर मौर्यन किंग्स थे। ठीक है। शुंगा किंग के बारे में और पुष्यमित्र किंग के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बताते हैं दिव्यावदान। फिर आता है जो प्री मौर्यन थे ना, प्री मौर्यन से लेके वर्धना पीरियड तक, वो बताती है। कौन से टेक्स्ट बताते हैं? आर्यमन, आर्यमंजू, श्री मुल्कपा। ठीक है। अगर आप इतना ही याद कर लो, पीपल विल रिमेम्बर आर्यमंजू। आर्यमंजू क्या बताते हैं? मौर्यन के बारे में और वर्धना के बारे में। आर्यमंजू कहाँ से लेके कहाँ तक बताते हैं? मौर्यन से लेके वर्धना तक, मतलब हर्षवर्धना तक का जो पीरियड था उसके बारे में बताता है, उस टाइम के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे। फिर आता है हमारा लास्ट ललित विस्तार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा। क्या बताते हैं? एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा। Okay class, so here we end our topic. From tomorrow we will start from Indian history, जिसमें हम जैन टेक्स्ट और ये सब कवर करेंगे। But before going, let me ask you some questions from lecture 1 and lecture 2, जो आप मुझे comment box में बताइएगा। So my first question is, कि अगर मुझे 2024 को साका एरा बनाना है, तो मुझे 2024 का, या तो आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे साका एरा में मुझे साका एरा पाने, मुझे ये बताइएगा कि साका एरा कौन सा होगा अगर मैं 2024 एडी लूंगी अभी। ठीक है। फिर आप मुझे 2024 से विक्रम एरा भी बताइए, क्या होगा अगर मैं एडी 2024 लूंगी। और आप मुझे बताइएगा हिजरी एरा क्या होगा। ठीक है। आपको इनका, लेट मी आस्क यू सम नीट एंड क्लीन। 2024 एडी है, तो आपको मुझे इसका साका एरा बताना है क्या होगा, विक्रम एरा क्या होगा, और हिजरी एरा क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन 1, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। देन यू हैव टू टेल रिंग, रिंग फेंस पॉलिसी कब आई थी और कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक रही थी।
थर्ड क्वेश्चन इज 2000 से लेके 3000 तक ये कौन सा पीरियड होगा? मतलब ये मिलेनियम कहलाएगा या ये डेकेड होगा या ये क्वार्टर होगा? और आप मुझे ये बताइएगा कि 2000 से लेके 2025 ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट सेंचुरी है। ठीक है, ये आप तीन, तो these आर योर थ्री क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।